द्विघातीय समीकरण का हल या मूल ज्ञात करना। यानी अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, किसी द्विघात समीकरण का हल या मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो किसी द्विघात समीकरण का हल या मूल ज्ञात करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक द्विघातीय समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मान लेते हैं कि हमारे पास एक द्विघातीय समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब x का ऐसा मान, x का कोई ऐसा मान जिसको इस समीकरण में अगर x के जगह रख दिया जाए और रखने के बाद अगर उसका मान कितना आ जाए 0। जैसे यहाँ x के जगह, इस समीकरण में हमें x के जगह क्या रखा है, अल्फा। x के जगह अल्फा, देखिए ax² प्लस bx प्लस c, तो x के जगह क्या रख रहे हैं, अल्फा। तो जहां जहां x है इस समीकरण में वहां क्या रख दिए, अल्फा। और मान निकाले तो पता चल गया मान कितना आ गया, 0। तो किसको रखने पर 0 आया है, इस समीकरण में x के जगह हम क्या रखें कि उसका मान 0 आ गया, तो वह मान है अल्फा। यानी इस समीकरण में x के जगह अल्फा रखने पे उसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो यही अल्फा जो है इस द्विघात समीकरण का क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। ठीक है, यानी किसी द्विघात समीकरण के लिए x का ऐसा मान, अगर x में लिखा है तो x का, अगर y में लिखा है तो y का, यानी x का ऐसा मान जिसको अगर x के जगह रख दिया जाए और रखने के बाद अगर उसका मान निकालने पर अगर 0 आ जाए, तब x का वही मान उस समीकरण का क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा या हल कहलाएगा। हल या मूल एक ही बात होता है, ठीक है। यानी अब देखो परिभाषा क्या लिखा है, एक वास्तविक संख्या अल्फा, इसको अल्फा पढ़ते हैं, एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल कहलाती है। कब, तो यदि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0। देखो x की जगह क्या रख दिया, अल्फा, और मान निकाला तो कितना आ गया, 0। तो हम कहेंगे अल्फा इस समीकरण का क्या है, अल्फा इस समीकरण का मूल है या हल है। इसको और उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक द्विघातीय समीकरण है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हम इसका मूल निकालना चाहते हैं। तो इसका मूल निकालने का मतलब क्या हुआ कि x का ऐसा मान जिसको इसमें रखने पर अगर इसको सरल किया जाए, यानी मान निकाला जो किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो x का वही मान इस समीकरण का क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा या हल कहलाएगा। जैसे इस समीकरण में हम x बराबर 1 रख के देखते हैं, x बराबर 1 रख के देखते हैं, तो x बराबर 1 रखने पर, यानी इस समीकरण में जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, 1। तो रखिए 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 10, इसको सरल कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 10 माइनस 13, 1 माइनस 13 कितना, माइनस 12। क्या 0 के बराबर आया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं आया कितना रखने पर, x बराबर 1 रखने पर। इसका मतलब x बराबर 1 इस द्विघात समीकरण का मूल नहीं है, ठीक है। अब इसी समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, इसी समीकरण में x बराबर 5 रख के देखते हैं। तो x बराबर 5 रखने पर जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, 5। तो x² यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 माइनस 10, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 तो कितना 25, माइनस 3 इंटू 5 कितना माइनस 15 माइनस 10 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 15 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 25 कैंसिल हो गया इक्वल टू 0। अब देखो वही जब इस समीकरण में x बराबर 1 रखे थे तो 0 के बराबर नहीं आया था,
लेकिन इसी समीकरण में जब x बराबर 5 रखे तो मान कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब x बराबर 5 इस समीकरण का क्या है, मूल है, हल है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग चेक करते हैं कि कोई संख्या उस दिए गए समीकरण का हल है या नहीं है। तो अगर चेक करना है तो जैसे आप कहता कि बताओ x बराबर 2 इस समीकरण का हल है या नहीं है, तो हम इस समीकरण में x बराबर जहां x के जगह जहां जहां x है वहां क्या रखते, 2 रखते। अगर सरल करने पे मान निकालने पे अगर 0 आ जाता तो हम कहते x बराबर 2 इस समीकरण का हल है। अगर नहीं आता तो हम कहते x बराबर 2 इस समीकरण का हल नहीं है। दूसरा उदाहरण, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसी समीकरण में हम लोग क्या रखते हैं, तो x बराबर 1 रखने पर देखते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसे, माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1। सरल कीजिए तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, माइनस 3 इंटू 1 3, प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3 माइनस 3 बराबर 0। अब देखो इसी समीकरण में x बराबर 1 रखने पे इस समीकरण का मान कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब हम कहेंगे कि x बराबर 1 जो है इस समीकरण का मूल या हल है। उसी प्रकार इसी समीकरण में हम लोग x बराबर 3 रख के देखते हैं। इसी समीकरण में x बराबर 3 रखने पर रखिए 2 इंटू एक्स के जगह 3, माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूने 18 माइनस 9 प्लस 1 कितना हो गया 18, 1 19 माइनस 9 बराबर 10, जो कि 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं आया तो हम कहेंगे x बराबर 3 इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम एक और उदाहरण कर लेते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 है ना। हम चेक करना चाह रहे हैं कि x बराबर -4 इस समीकरण का हल या मूल है कि नहीं। तो x बराबर -4 रखने पर तो 2 इंटू -4, जहां x है वहां क्या रखेंगे -4, तो x के जगह -4 -6, 2 इंटू 16, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा -10, कितना हो गया, चलो 32 माइनस 10 बराबर 22। क्या ये 0 के बराबर है, नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब x बराबर -4 इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, x बराबर 3 रख के देखते हैं। x बराबर 3 रखने पर x इसी समीकरण में x बराबर 3 रखने पर तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 सरल कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18 प्लस 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब x बराबर 3 भी इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, हम लोग ये अब जान चुके हैं कि द्विघातीय समीकरण के मूल क्या होते हैं, लेकिन किसी समीकरण के कितने मूल हो सकते हैं, होने कहने का मतलब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी इस द्विघातीय समीकरण के कितने मूल हो सकते हैं। कहने का मतलब x के ऐसे कितने मान संभव है जिसके लिए इस समीकरण का मान कितना हो जाएगा, तो मतलब 0 हो जाए। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किसी भी द्विघात समीकरण के 2 और केवल 2 मूल होते हैं। इसका मतलब
कि कोई भी द्विघातीय समीकरण है किसी भी चर राशि में, चाहे x में हो, y में हो, z में हो, किसी भी चर राशि में हो, तो अगर वो द्विघातीय समीकरण है, तो अगर ये वो समीकरण x में है और वो द्विघातीय है, तो x के केवल दो ऐसे मान रहा होगा जिसके लिए इस समीकरण का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। न 2 से कम हो सकता है, न 2 से ज्यादा हो सकता है, इसलिए लिखा गया 2 और केवल 2 मूल होते हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा। किसी द्विघातीय समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो किसी द्विघातीय समीकरण के 2 और केवल 2 मूल होते हैं। कहने का मतलब किसी द्विघातीय समीकरण के लिए x का ऐसा मान या y का ऐसा मान या z का ऐसा मान सिर्फ 2 ही संभव है, जिसके लिए उस समीकरण का मान कितना हो जाएगा, 2, मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, द्विघात समीकरण के 2 और केवल 2 मूल होते हैं। और इसको हम अपने गणित में संकेत में क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक द्विघातीय समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसके कितने मूल संभव है, तो 2 रहा होगा, कोई रहा होगा, तो उसको संकेत में हम लोग 2 मूल को, एक को अल्फा कहते हैं और दूसरे को बीटा। यानी आगे जब भी हम लोग द्विघातीय समीकरण के मूल की बात करेंगे और उसको संकेत में अगर लिखना होगा तो अल्फा और बीटा। यानी अल्फा ऐसा मान है जिसको x की जगह रखने पे 0 आ जाएगा, और बीटा भी ऐसा x का मान है जिसको इसमें रखने पे कितना आ जाएगा, 0, और कोई तीसरा मान संभव नहीं है। ठीक है, यानी द्विघातीय समीकरण के 2 और केवल 2 मूल होते हैं, और उसको संकेत में हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा और बीटा लिखते हैं। अब एक चीज और समझना है कि हम लोग मूल तो समझ लिए क्या होता है ना। तो किसी द्विघातीय समीकरण, अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि द्विघातीय समीकरण की जो मूल है, मूल मतलब अभी जो हम किए अल्फा और बीटा, और गुणांक मतलब जो हम लोग समीकरण पढ़ते हैं ax² प्लस bx प्लस c, a b और c, इसको हम लोग गुणांक कहते हैं। तो जैसे उसके बीच क्या कोई संबंध होता है ना, तो वही संबंध अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक द्विघातीय समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ये द्विघातीय समीकरण है, तो कितना मूल संभव है, 2 मूल संभव है। तो मान लेते हैं इसका कोई 2 मूल रहा होगा, एक अल्फा रहा होगा और दूसरा बीटा रहा। हम मान के चल रहे हैं ऐसा कि हमारे पास एक द्विघातीय समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि इस समीकरण के कितने मूल संभव है, 2। तो मान लिए वो 2 मूल कौन है, अल्फा और बीटा। तो इस समीकरण के 2 मूल अल्फा और बीटा है। इसका मतलब है कि x के जगह अल्फा रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और x के जगह बीटा रखेंगे तो 0 आ जाएगा। मूल का मतलब ही ना होता है। अब अगर ये जो अल्फा और बीटा जो कि इस समीकरण का क्या है, मूल है, अगर उसको जोड़ दिया जाए यानी अल्फा प्लस बीटा कर दिया जाए, तो वह हमेशा किसके बराबर मिलता है, तो -b/a। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव तरह के क्वेश्चन को हल करने में आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना। यानी अगर मान लीजिए किसी द्विघातीय समीकरण के 2 शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब उस दोनों शून्यकों को, मतलब मूलों को या शून्यकों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमेशा किसके बराबर मिलेगा, तो -b/a। और ये सिर्फ संकेत याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी समझना होगा कि b क्या है, और यानी किसी द्विघातीय समीकरण में b क्या है और a क्या है। तो हमें पता है b क्या है, तो b जो है वो x का गुणांक है, यानी x में जो गुना होता है उसको हम लोग b कहते हैं। और a क्या है, तो x² में जिससे गुना होता है उसको हम लोग a कहते हैं। यानी किसी द्विघातीय समीकरण के मूलों का जो योगफल है वो हमेशा किसके बराबर आ जाएगा, तो -b/a के बराबर हो जाएगा। मीन्स -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। उसी प्रकार अगर उस दोनों मूलों को गुना कर दिया जाए तो हमेशा किसके बराबर मिलने वाला है, c/a के बराबर। और c/a सिर्फ संकेत याद करने से काम नहीं चलेगा, c क्या है ये भी समझना जरूरी है। c क्या है, तो इस द्विघातीय समीकरण में जो अचर पद है वो हमारा क्या होता है, c, और ये तो पता ही है x² का गुणांक होता है। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है 2
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। जैसे एक द्विघातीय समीकरण है और इसमें कह रहा है कि इसके शून्यक मान लीजिए अल्फा और बीटा है, तब हमें कह रहा है कि अल्फा प्लस इस समीकरण के मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, जबकि इसके मूल कौन है, अल्फा और बीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाय ए के बराबर होता है। तो सबसे पहले इस समीकरण में हम लोग ए, बी और सी पता कर लेंगे। कैसे? तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जैसे मान लीजिए इसको हम लोग किसके साथ तुलना करते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए हम लोग किसको कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर में जो गुना होता है उसको ए कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर में किससे गुना है, 2 से, तो इसलिए ए बराबर क्या हो गया 2। बी हम लोग किसको कहते हैं, एक्स में जिससे गुना होता है उसको बी कहते हैं। एक्स में किससे गुना है, -3 से, इसलिए बी कितना हो गया -3। और अचर पद को हम लोग क्या कहते हैं, सी। तो अचर पद कितना यानी सी कितना है -5। तो अब हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला से सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी का अपना वैल्यू कितना है -3 अपॉन में ए कितना है 2 बराबर 3/2। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो हमें पता है सी बाय ए होता है। तो इस समीकरण के लिए सी कितना है -5, ए कितना है 2। तो इस तरीके से हम लोग हल करते हैं। और एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस √2x माइनस 2 इक्वल टू 0 और इसके मूल जो है अल्फा और बीटा है। तब हमें कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी पता कर लेते हैं। तो इस समीकरण के लिए ए कितना है, तो ए यहाँ ए हम लोग किसको कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक्स स्क्वायर में किससे गुना है 6 से, इसीलिए ए क्या हो जाएगा 6। बी किसको कहते हैं, एक्स के गुणांक को एक्स में किससे गुना है -√2 और सी अचर पद कितना है -2। ठीक है, ए बी सी पता चल गया। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी कितना है -√2 बाय ए कितना है 6 इक्वल टू क्या माइनस गुने माइनस प्लस √2 बाय 6। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए। तो सी कितना है इस समीकरण के लिए -2 बट्टे ए कितना है 6 क्या हो जाएगा -1/3। तो इस तरीके से हम लोग हल करते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तक जो भी रूल हम लोग पढ़े हैं उसके आधार पर, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, यानी 2 जो है ये 4 समीकरण दिया हुआ है, ये 2 किस समीकरण का मूल है। तो अभी हम लोग पीछे परिभाषा में पढ़े हैं कि बारी बारी से सभी समीकरण में हम लोग x के जगह 2 रखेंगे और जिस समीकरण का मान 2 रखने पर शून्य आ जाएगा उस समीकरण का ये क्या हो जाएगा मूल हो जाएगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। इसमें हम लोग पहले x बराबर 2 रख के देखेंगे, अगर 0 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि 2 जो है इस समीकरण का हल है। तो रखिए x बराबर 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -8 प्लस 5 5 4 9 -8 बराबर 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि 2 जो है इस समीकरण का मूल नहीं है। बी में रख के देखते हैं, बी में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12। एक्स के जगह इसमें क्या रखेंगे 2, तो रख दिए 2 का स्क्वायर है प्लस 3 गुने 2 माइनस 12, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 12, 6 4 10 माइनस 12 बराबर -2। 0 नहीं आया, इसका मतलब 2 बी का भी हल नहीं है यानी मूल नहीं है। फिर सी में रख के देखते हैं, सी कितना है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। इसमें x के जगह क्या रखेंगे 2, तो 2 इंटू 2 का
स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 माइनस 7 दूनी 14 प्लस 6, तो 8 6 14 माइनस 14 बराबर 0। इसका मतलब 2 जो है वो तीसरे समीकरण का हल है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। इसी प्रकार डी के लिए भी चेक करते हैं। जैसे यदि समीकरण, हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है और इसका एक मूल क्या है 1/2 है, तो के क्या रहा होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये एक समीकरण है और इसका ये मूल है, तो ये 1/2 जब इस समीकरण का मूल है तो इस समीकरण में x के जगह 1/2 रखने पे इसका मान क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो लिखेंगे चूंकि 1/2 समीकरण x² प्लस के x माइनस 5/4 इक्वल टू 0 के क्या है मूल है, और जब 1/2 इस समीकरण का मूल है तो इस समीकरण में x के जगह 1/2 रखने पे कितना आना चाहिए 0। तो रख के देखिए, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1/2 माइनस 5, इसको कितना आना चाहिए 0, कर दिए 0 के बराबर। 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4, तो हमें तो k का मान निकालना है, तो इसको रखेंगे और इस दोनों को उस साइड भेजेंगे, तो k/2 इक्वल टू माइनस है उधर भेजिए, प्लस है उधर भेजिए, माइनस सरल कीजिए, 4 और 4 का लघुत्तम लीजिए 4, 4 से भागा दीजिए 1, 1 से 5 में गुणा कीजिए 5, 4 से भागा दीजिए 1, इस तरीके से 4/4 कितना आया, तो k बराबर यानी k/2 बराबर 1 आया। तो यह हम कह सकते हैं k बराबर जो होगा 2 गुने 1 बराबर 2, यानी k कितना रहा होगा 2 रहा होगा। ठीक है, उसी प्रकार कला की निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूलों का यानी अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा क्या रहा होगा 3 रहा होगा। तो हम लोग पढ़े हैं किसी भी द्विघातीय समीकरण के लिए कि अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग जो होता है वो -b/a। अब बारी बारी से सभी समीकरण के मूलों का योगफल निकालेंगे और जिसका मान 3 आ गया वही उसका आंसर हो गया। तो समीकरण 1 कितना है 2x² माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। इसमें सबसे पहले a b c पता कर लेते हैं। a कितना है, तो a का मतलब x² का गुणांक 2, तो 2 हो जाएगा। b कितना है, x का गुणांक कितना है -3, c कितना है 6। अब उसका योगफल सुनिए, उसके मूलों का योगफल -b/a माइनस b कितना है -3, a कितना है 2 बराबर 3/2। क्या मूलों का योगफल 3 आया, नहीं 3/2 आ गया, तो ये आंसर नहीं होगा। उसी प्रकार b -x² प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0। a b c पता कीजिए, a कितना है इसमें, a कितना है, तो a जो है वो होता है x² का गुणांक, x² में किससे गुना है कुछ नहीं तो पीछे 1 होता है यानी -1। b कितना है x का गुणांक, x में किससे गुना है 3 से, तो इसलिए b इक्वल टू 3। c कितना है -3। अब इसके शून्यकों का यानी मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a माइनस b कितना है 3, a कितना है -1 माइनस, देखो यानी यही वो समीकरण है जिसके मूलों का योगफल कितना रहा होगा 3 रहा होगा। उसी प्रकार c को भी d को भी चेक करके हम देखेंगे, इस तरीके से हल करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात। जैसे अभी तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि द्विघातीय समीकरण के मूल क्या होते हैं, है ना, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले कि द्विघातीय समीकरण के मूल ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि है। तो मुख्य रूप से 3 विधि है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, द्विघातीय सूत्र विधि। इन सभी को हम लोग बारी बारी से नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।